अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है चांसिफ हाशमी और ये है BMW i7 Extra 60 M पैकेज 2023 मॉडल। और ये गाड़ी S क्लास से बहुत ज़्यादा बेहतर है। इससे पहले तक मैं S क्लास का बहुत सारा फैन था, लेकिन इस गाड़ी के बाद S क्लास सिर्फ एम्बियलिटी तक ही रह गई है। ये गाड़ी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और ये गाड़ी इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड डिफाइन करती है लग्जरी के लिहाज से भी। और इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो कि इसने पहली बार ऑफर की हैं, लेकिन अब आगे आपको कुछ सालों बाद गाड़ियों में देखने को मिलेंगी। जैसा कि इसमें बैक पे अच्छी खासी मैसेज स्क्रीन आती है, फिर इसमें बैक पे 3 स्क्रीन दी गई हैं और इसके अलावा इसमें फिर 4 व्हील स्टीयरिंग है। ये गाड़ी इंसेनली फास्ट है। साइज के लिहाज से ये गाड़ी एक बहुत नेक्स्ट लेवल पे है और इसके सामने S क्लास खड़ी भी इससे आधी लगती है साइज में। ये ऊंची भी बहुत है, चौड़ी भी बहुत है और स्मूथ भी बहुत है। चारों डोर्स की पावर्ड है, ये सब मैं कवर करूंगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की प्राइस की, तो इसकी डिमांड 6,85,00,000 है। ये 23 मॉडल है और सेकंड मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। ये M पैकेज है तो इसमें कुछ चीज़ें डिफरेंट आती हैं। मैंने इसमें एक्सीलेंस वाले वर्जन का रिव्यू भी किया हुआ है, जो कि आप जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। ये इसकी डिमांड 685 है। ये अनरजिस्टर्ड है, सेकंड मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप सेकंड मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DHE 2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी मरी रोड पे। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट लग्जरी सेडान एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। Let's have an exterior of this car। जब ये गाड़ी इनिशियली लॉन्च की गई थी वर्ल्ड वाइड, तो इसकी लुक्स को देख बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया था कि ये कैसी लुक्स हैं, अजीब बड़ी सारी हेडलाइट्स दे दी हैं, वो भी स्प्लिट में, ग्रिल कितनी बड़ी कर दी है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको अगर इसकी आदत हो जाए, आप इसको थोड़ा टाइम देखते रहें, तो फिर इसके बाद आम गाड़ियाँ S क्लास वगैरह आपको एक जनरेशन बिहाइंड लगती हैं। ये गाड़ी बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ है और इसको देखने के बाद बाकी मोस्टली गाड़ियाँ आपको पुरानी लगेंगी। फिलहाल अगर बात की जाए इसके फ्रंट पे जो ग्रिल्स हैं, तो ये इसमें किडनी ग्रिल्स बहुत ज़्यादा मैसेज कर दी गई थी। और इस गाड़ी के बारे में डिस्टिंक्टिव चीज़ ये है कि इसकी किडनी ग्रिल्स के आसपास जो ये लाइट्स दी गई हैं, ये रात में ग्लो करती हैं और रात में आपको दूर से ये आइडिया हो जाएगा कि ये गाड़ी i7 आ रही है। और ये वैसे 7 सीरीज़ में ही ग्लो करती हैं, i4 वगैरह में ग्लो नहीं करती। बाकी इसके अलावा जहाँ तक बात है इस गाड़ी की लुक्स की, तो ये गाड़ी क्योंकि M स्पोर्ट पैकेज है तो उसमें पूरा बम्पर ही डिफरेंट आता है। इससे पहले मैंने एक्सक्लूसिव वर्जन का रिव्यू किया हुआ है, तो उसमें ये वाला एरिया सारा बंद होता है और यहाँ पे डक्ट दिया गया होता है। लेकिन ये गाड़ी क्योंकि M स्पोर्ट है तो इसमें एक ही अलग से काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेक्टर लाइन वाला एरिया आता है और ये एरिया ब्लैक होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ कलर। ये गाड़ी क्योंकि है ही ब्लैक तो इसमें सब कुछ ब्लैक हो गया है, लेकिन अगर ये गाड़ी वाइट, ग्रे, ऑरेंज किसी भी कलर में होती तो इसमें ये वाला एरिया ब्लैक ही रहता। फिर ये गाड़ी है सिंगल टोन में, तो इसकी सही चलती सी लुक आ रही है। बट इसमें 2 टोन वाली गाड़ियाँ भी ऑफर होती हैं। 2 टोन वाली गाड़ी भी मैंने पहले रिव्यू की हुई है और इसमें ब्लू और सिल्वर बहुत ज़्यादा कॉमन है वर्ल्ड वाइड। बाकी जहाँ तक बात इसकी हेडलाइट्स की, तो इसमें 2 प्रोजेक्शन लैंप दिए गए हैं, लो और हाई के लिए अलग-अलग। और इसके अलावा ये हैं भी अच्छे खासे इक्विप्ड। इनमें ऑब्वियसली ऑटो लेबलिंग आता है, लेजर LED वाला फंक्शन आता है और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं कवर करूँगा आगे जाके। DRL भी इसमें डिस्टिंक्टिव हैं और यही DRL का डिज़ाइन, हेडलाइट का डिज़ाइन अब मोस्टली गाड़ियाँ कॉपी करी हैं। चंगान ने इस गाड़ी से इंस्पिरेशन ली है, बहुत सारी गाड़ियों ने इंस्पिरेशन ली है और आपको अब इस तरह से स्प्लिट हेडलाइट काफ़ी गाड़ी में देखने को मिलती है। लेकिन ये वो कार है जिसने ट्रेंड स्टार्ट किया है। फिर इसका जो BMW का लोगो है, इसके आसपास एक ब्लू कलर की क्रेस्ट दी गई है। ये बेसिकली शो करवाता है कि ये गाड़ी i7 है और i वाली जो भी गाड़ी होती है BMW की लाइनअप में वो इलेक्ट्रिक होती है। इसमें यहाँ पे ब्लू कलर की फ्रिल्स नहीं दी गई स्पेसिफिक गाड़ी में, क्योंकि ये M पैकेज है, वरना इसके एक्सक्लूसिव वर्जन में फ्रंट पे, साइड पे और बैक पे ब्लू कलर की बॉर्डर लाइंस आती हैं जो कि शो करवाती हैं कि ये गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक हैं। और जहाँ तक इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो ये भी फीचर्स के लिहाज से इंसेनली इक्विप्ड है। यहाँ आपको पार्किंग सेंसर्स जैसे सेंसर्स बहुत सारे देखने को मिलेंगे और उसका यूज़ भी है, वो क्या है मैं साइड से कवर करूँगा। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के यहाँ तक की, तो ये बहुत ज़्यादा चौड़ी और ऊँची गाड़ी है। मोस्टली गाड़ियों के बोनट यहाँ पे जाकर नीचे की तरफ चले जाते हैं इस तरफ, लेकिन ये गाड़ी जितनी ऊँची फ्रंट से है उतनी ही ऊँची बैक तक है, तो इसका एक सही बीफी सा लुक आता है। रिम इसमें 21 इंचेस के हैं, ये साइज आपको SUVs में देखने को मिलता है। बाकी इसके अलावा इसमें फ्रंट पे जो ब्रेक दी गई है ये भी अच्छी खासी मैसिव है और इसका ब्रेक कैलिपर भी परफॉर्मेंस कार्स जैसा है, अच्छा खासा बड़ा। ऑब्वियसली ये गाड़ी काफ़ी भारी है, इसमें बैटरीज आती हैं, ये फिर इंसेनली फास्ट भी है और परफॉर्मेंस फिगर्स भी इसके इंसेन है। तो इस परफॉर्मेंस के साथ आपको ब्रेक्स भी इंसेन चाहिए एंड दिस कार इज़ नो डिफरेंट। फिर इस स्पेसिफिक गाड़ी में ब्रेक कैलिपर्स के ऊपर M पैकेज की बैजिंग दी गई है। सेम M स्पोर्ट यहाँ पे भी दिया गया है और इसके अलावा यहाँ पे इसमें जो साइड मिरर है ये क्रोम में है। हर गाड़ी में डिफरेंट होते हैं, कुछ गाड़ी में ये वाले सारे एरियाज ब्लैक्ड आउट भी होते हैं। और जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया, यहाँ सेंसर्स बहुत सारे दिए गए हैं। कितने हैं मैं बताता हूँ। एक फ्रंट बम्पर में दिया गया है जो कि पार्किंग सेंसर है, फिर 4 सेंसर्स यहाँ की साइड स्कर्ट में दिए गए हैं और इसके अलावा बैक पे यहाँ पे अगेन सेंसर है और फिर इसके डोर हैंडल के साथ भी ये सेंसर्स दिए गए हैं। अब इतने सेंसर्स का यूज़ क्या है, यूज़ ये है कि ये डोर्स पावर्ड हैं। इसको अगर मैं ओपन करूंगा तो ये इस तरह से ओपन होगा, लाइक दिस। हल्का सा खोलने के बाद ये ऑल द वे ओपन होता है खुद ब खुद। तो इस चीज़ को लेकर आप सही फ्लेक्स कर सकते हैं दोस्तों के सामने। और सिर्फ यही नहीं,
ये आपको क्रश नहीं करेगा। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ तो ये मुझे टकरा के धक्का दे के आगे नहीं करेगा। ये सेंस करता है इन्हीं सेंसर से कि कहाँ तक ऑब्स्टिकल है। अगर मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ और डोर ओपन करूँगा तो ये मेरे से पहले रुक जाएगा, लाइक दिस, अभी आगे नहीं आया। और अगर लेट्स सपोज मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ तो ये भी सिर्फ यहाँ तक आएगा, उससे आगे नहीं आएगा। तो ये आप पे कभी क्रैश नहीं करेगा। इसी तरह अगर आपके साथ गाड़ी खड़ी हुई है, टाइट स्पेस है, तब ये उतना ही खुलेगा जितना आप चाहते हैं। फिर इसके अलावा लेट्स सपोज अगर आप यहाँ पे खड़े भी नहीं है या कोई चीज़ साथ ऊंची नहीं है और फुटपाथ है जिसको स्क्रैच कर सकता है, तो उस चीज़ को सेंस करने के लिए साइड स्कर्ट वाले सेंसर्स दिए गए हैं। यहाँ तक भी गाड़ी सेंस करती है। लेकिन अगर कोई ऑब्स्टिकल बिल्कुल छोटा सा है तब ये डोर पूरा ओपन होगा। तो इन शॉर्ट ये डोर कभी क्रैश नहीं करेगा। ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। फिर इसकी और भी फंक्शनैलिटीज़ हैं। अगर आपने इसको नॉर्मली ओपन करना है तो तब भी आप इसको नॉर्मल ओपन कर सकते हैं। डोर हैंडल इसके बॉडी के साथ फ्लश हैं, लेकिन बाकी गाड़ियों की तरह डोर हैंडल बाहर नहीं आते। इसमें स्मार्ट एंट्री ऑब्वियसली है, लेकिन आप इसको नॉर्मल इस तरह से भी ओपन कर सकते हैं हाथ से। और इसके अलावा अगर लेट्स सपोज सारे फंक्शंस फेल हो जाएं, गाड़ी की बैटरी डेड है, तो इसमें फिर यहाँ पे फिजिकल रिलीफ भी दिए गए हैं। यहाँ पे मैं चाबी इंसर्ट करके इसका डोर खुद भी खोल सकता हूँ। फिर यहाँ पे एक और अच्छी चीज़ भी है, वो ये है कि इसके डोर को अगर मैं पुश करके हल्का सा छोड़ दूंगा तब ये बंद खुद ही होगा। अगर लेट्स सपोज डोर खुला हुआ है, मैंने बटन यूज़ नहीं करना, हल्का सा मैं इसको पुश दूंगा तो ये बाकी का रास्ता खुद कवर करेगा मोटर को यूज़ करके। नाइस अटेंशन टू डिटेल। और इसके अलावा लेट्स सपोज अगर ये डोर पूरा बंद नहीं होता, हल्का सा बाहर आ जाता है, तो इसमें सॉफ्ट क्लोज तो है ही, वो इसको खुद अंदर खींच लेगा। सेम गोज फॉर रेयर डोर्स। और फिर ये गाड़ी लॉन्ग व्हील बेस वर्जन है। पहली चीज़ जो इसकी साइड को देख के आप नोटिस करेंगे वो है इसका ह्यूमंगस साइज। ये गाड़ी एक फुल साइज सेडान है, लेकिन ये पिछली किसी भी 7 सीरीज से भी ज़्यादा बड़ी है। इससे पहले वाली 7 सीरीज 19 मॉडल में मैंने रिव्यू की हुई है, लेकिन वो गाड़ी इसके मुकाबले में काफ़ी स्लीक थी। ये गाड़ी बहुत ज़्यादा बोल्स्टर्ड और बड़ी है। लंबाई में ये गाड़ियाँ शायद सेम हो, लेकिन चौड़ाई में ऊंचाई में ये गाड़ी बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे है। इससे आपको मेटली टाइप की वाइब आती है। बाकी इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि बहुत फ्यूचरिस्टिक है और i7 है, तो इसमें क्वार्टर ग्लास पे ये ट्रायंगल वाला पैटर्न दिया गया है, जो कि इसको थोड़ी सी यूनिक फील देता है। इसका कोई फंक्शनल पर्पस नहीं है। टेल लैम्प में भी पैटर्न कंटिन्यू किया गया है। और इसके अलावा रेयर डोर को अगर मैं ओपन करता हूँ तो इसका आप सिर्फ साइज देखें, ये लिटरली किसी फुल साइज लग्जरियस लॉन्ग व्हील बेस एसयूवी की डोर से कम नहीं है। एंट्री एग्जिट भी इसमें आसान है, लेकिन इसको और आसान बनाने के लिए इसमें इजी एक्सेस मोड भी आते हैं। आप गाड़ी को अगर आके बंद करेंगे तो ये गाड़ी ड्रॉप हो जाएगी, चलाना शुरू करेंगे तो ये गाड़ी रेस हो जाएगी। हालांकि इसको बहुत ज़्यादा जरूरत है नहीं इस चीज़ की, बट स्टिल इसमें फीचर दिया गया है। फिर इसमें वेलकम लाइट्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। वैसे गाड़ियों में ये डोर्स के नीचे आती हैं, इस स्पेसिफिक गाड़ी में ये साइड स्कर्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट की गई है। और जब भी आप इस गाड़ी को अनलॉक करते हैं तो ये यहाँ पे एक डायमंड टाइप का पैटर्न डिस्प्ले करती है, जो कि रात के टाइम काफ़ी लग्जरियस फील देता है। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी के इस वाले एंटी, तो ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है। इस तरह से कि एक तो ये गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव है और ये ऑल व्हील स्टीयरिंग भी ऑफर करती है, यानी कि इसके सिर्फ अगले नहीं पिछले टायर भी मुड़ते हैं। और इनका एंगल भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल काफ़ी हेल्पफुल होता है। ये इतनी मैसिव बेसिकली सब मरीन के साइज़ की गाड़ी है, तो इसको मोड़ना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन ये 4 व्हील स्टीयरिंग इसको काफ़ी आसान बना देता है। बाकी ये गाड़ी पे पैनोरामिक रूफ भी ऑफर करती है। ये ओपन नहीं होती, फिक्स्ड है, लेकिन काफ़ी लग्जरियस है। इस तरह से कि इसके ग्लास के अंदर एम्पियर लाइटिंग भी आती है, वो मैं कवर करूँगा आगे जाके। और इसके अलावा ये वाला एरिया इसका ब्लैंक ही है। जो इसका चार्जिंग पोर्ट है वो राइट साइड पे दिया गया है। यूजुअली गाड़ियों में यहाँ पे भी आता होता है, बट इसमें यहाँ पे नहीं दिया हुआ, बैक पे ही है और फास्ट चार्जिंग है। और इसमें टायर का साइज जो है ये 285 है बैक पे, 255 है आगे। इंसेनली बड़ा टायर है और ऑब्वियसली इतनी मैसिव और इतनी हाई परफॉर्मेंस गाड़ी के लिए ये मस्ट है। एग्जैक्ट साइज वगैरह मैं कवर करूंगा आगे जाके। और जहाँ तक बात है इसका रेयर एंड की, तो ये भी अच्छा खासा मैसिव तो है, लेकिन यहाँ पे सब कुछ बहुत सिंपल और क्लीन रखा गया है। टेलर मेरे ख्याल से इसकी तरह एग्रेसिव हो सकती थी, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल सी रखी गई हैं और इस पे ऊपर एक रूम की फ्रिल दी गई है। इसकी वजह मेरे ख्याल से ये हो सकती है कि फेसलिफ्ट के लिए BMW ने खुद ही थोड़ा सा रूम छोड़ा है, ताकि इसको जब फेसलिफ्ट किया जाए तब इसके लुक्स को एग्रेसिव बनाया जाए। पाकिस्तान में ये गाड़ियाँ अभी ऑलरेडी बहुत कम हैं, बट इसका फेसलिफ्ट अब करीब ही होगा, क्योंकि गाड़ी 2022 से आ रही है, तो अब इसका मेरे ख्याल से फेसलिफ्ट ड्यू हो गया है। बाकी इसमें टेल लाइट्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इस तरह से कि इसकी ट्रांजिशन इफेक्ट भी काफ़ी मजे के होते हैं। अगर मैं लॉक करता हूँ, इसी तरह अनलॉक करने पे भी ये काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से ऑन होती हैं, लाइक दिस। इंडिकेटर और रिवर्स भी इसमें काफ़ी स्लीक सा दिया गया है। और एम पैकेज में रेयर बम्पर भी डिफरेंट आता है, इसमें कट ज़्यादा दिए गए हैं और उसके अलावा डिफ्यूज़र भी दिया गया है। एक्सक्लूसिव वाली गाड़ी में बैक पे ब्लू कलर के फ्रेल्स आती हैं, बम्पर बिल्कुल सिंपल सा होता है। फ्रंट की तरह इसके बैक लोगो के ऊपर भी ये ब्लू कलर का शोल्डर दिया गया है, जो कि शो करवाता है कि ये गाड़ी इलेक्ट्रिक है। और इसका जो BMW का लोगो है ये बाकी सर्कल से अलग है, क्योंकि ये बाहर आता है और इसके कैमरा को वॉश करता है, ये वॉशर है। बाकी इसके अलावा टेलगेट भी इस गाड़ी में ऑब्वियसली पावर्ड है, जो कि लोगों ने पे ऑल द वे अप जाएगा, लाइक दिस। और ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से ये गाड़ी डिसेंट है। ट्रंक इसका आगे की तरफ काफ़ी डीप है, नीचे की तरफ कम डीप है, क्योंकि ये गाड़ी इलेक्ट्रिक है, तो यहाँ पे इसका बैटरी बैक आता है। बाकी इसमें यहाँ पे इसका चार्जर, पंक्चर रिपेयर किट वगैरह दी गई है। ट्रंक इसका फुली इंसुलेटेड है, लेकिन इतना मैसिव ट्रंक भी मोस्टली गाड़ियों का नहीं होता। डिग्गी भी इसमें अच्छी खासी मैसिव है, ऑब्वियसली गाड़ी की तरह।
फिर इसके अलावा एग्जॉस्ट वगैरह इसमें नहीं आते, ना ही इसका कोई एग्जॉस्ट नोट है, लेकिन ये गाड़ी परफॉर्मेंस के लिहाज से इंजन वाली गाड़ी की ऑलमोस्ट बराबर ही है। एग्जैक्ट स्टैट्स में कवर करूंगा आगे जाके। और अब अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये भी पूरी गाड़ी की तरह बहुत सारा लग्जरियस है। इवन इस गाड़ी की पैनोरामिक रूफ भी ऑपोजिट डायरेक्शन में ओपन होती है ताकि ये चीज़ स्पेशल लगे। ये सब मैं कवर करूंगा आगे जाके। फिलहाल इस गाड़ी की जो कलर टोन है ये है डार्क ब्लू और बेज के कॉम्बिनेशन में। इसमें आप हर कलर का इंटीरियर ले सकते हैं। इससे पहले मैंने टकोरा रेड इंटीरियर गाड़ी का भी रिव्यू किया हुआ है, ऑल ब्लैक रूम वाली कार का रिव्यू भी किया हुआ है। अब ये एम स्पोर्ट पैक है तो इसका इंटीरियर ये थोड़ा सा डिफरेंट है और इसमें कुछ चीज़ें और भी डिफरेंट आती हैं। वो ये है कि एक तो इसके स्टीयरिंग के पीछे पैडल शिफ्टर्स दिए गए हैं। वैसे गाड़ी में दोनों साइडों पे होते हैं प्लस माइनस, लेकिन इसके बैक पे एक ही पैडल शिफ्टर दिया गया है और ये बेसिकली शिफ्टर नहीं है, ये बूस्ट का इसका बेसिकली एक बटन है। अगर आप बूस्ट को दबा दें चलते हुए तो ये गाड़ी 10, 9, 8, 7 से 0 तक काउंट डाउन करती है और उस 10 सेकंड में आपको एक अल्ट्रा बूस्ट मिलता है गाड़ी का। मतलब इस 10 सेकंड में अगर आप गाड़ी को फ्लोर करेंगे तो ये गोले की तरह जाएगी। फिर इसके अलावा इसमें लॉन्च कंट्रोल वगैरह आता है और इसके अलावा बाकी इसमें और भी बहुत सी ज़बरदस्त चीज़ें हैं जो कि मैं कवर करूँगा इस साइड से आगे। फिलहाल अगर बात की जाए इसके स्टीयरिंग व्हील की तो ये बॉटम कट है और एम पैकेज में यहाँ पे साइड पे कुछ कट्स दिए गए हैं जो कि इसके लुक को थोड़ा सा अग्रेसिव बना रहे हैं। यहाँ भी एम स्पोर्ट की बैचिंग दी गई है, लेकिन ये एम स्पोर्ट वैसा नहीं है जैसा कि इंजन वाली गाड़ियों का होता है। एम स्पोर्ट वाली गाड़ी का एग्जॉस्ट नोट बहुत ज़बरदस्त होता है और उसका स्टार्टअप भी काफ़ी लाउड होता है, जबकि इस गाड़ी के केस में वो सी नहीं है और इसमें एम पैकेज बेसिकली सिर्फ ट्रिम ही है। स्टीयरिंग इसका मल्टीमीडिया वाला है, राइट पे मल्टीमीडिया कंट्रोल्स हैं, लेफ्ट पे क्रूज कंट्रोल है और मल्टीमीडिया के साथ ही आप इस गाड़ी के पूरे ही मीटर को काफ़ी हद तक एडजस्ट कर सकते हैं और इसका हेड डिस्प्ले भी हाईली कॉन्फिगरेबल है। इसकी भी आप थीम्स को चेंज कर सकते हैं। अब अगर बात कीजिए इसकी मीटर की स्क्रीन की, तो ये स्क्रीन एक तो काफ़ी हाई डेफिनेशन है ही, थीम्स भी यहाँ पे काफ़ी सारी दी गई हैं। यहाँ पे आपको इसकी इलेक्ट्रिक स्टार्ट शो करवाती है और ये कार क्योंकि एम पैक है तो इसमें जो रेव लिमिट है या स्पीड लिमिट है उसके एंड पे जाके एम पैकेज की स्लीक सी बैजिंग दी गई है। नाइस एंड डिटेल। बाकी इसके अलावा फिर इसकी मीटर की जो हाउसिंग है ये काफ़ी प्रीमियम है। पीछे भी ये फैब्रिक दिया गया है। डैशबोर्ड की बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, लेकिन इसके इंटीरियर की वाइब और फील काफ़ी ज़्यादा खुली है। फिर इसका जो ये पैनल है मल्टीमीडिया और मीटर वाला, ये बेसिकली सिंगल स्क्रीन है और ऐसे ही हम नई BM में आ रही है और ये पूरा ही फ्लोटिंग पैनल है। इसके नीचे एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है, बैक पे एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है और जहाँ तक बात है इसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन की, तो ये भी काफ़ी मैसिव है। इसके बेजल्स भी काफ़ी लाइट से हैं और इसमें फीचर्स अच्छे खासे आते हैं। ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB ये सब तो इसमें ऑब्वियसली है ही। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले भी है, लेकिन इस गाड़ी की आप मोस्टली चीज़ों को इसे एक्सेस कर सकते हैं। इस स्क्रीन के साथ पहले आप अपनी BMW की ID को साइन इन करेंगे और उसके बाद आप इसके मोस्टली फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से बैठ के मैं गाड़ी की मोड्स भी चेंज कर सकता हूँ। मोड्स के साथ गाड़ी की पूरी थीम चेंज होती है। अगर मैं इसको स्पोर्ट पे करता हूँ तो इसकी जो ये एम्बिएंट लाइटिंग है ये अब 2 टोन में हो जाएगी, ब्लू और रेड के, जो कि एम पैक को सिग्निफाई करती है। फिर इसके अलावा एफिशिएंसी में ये ब्लू और ग्रीन सी हो जाती है। थिएटर मोड में जाके ये गाड़ी थिएटर मोड एक्टिवेट कर देती है, जिसमें पीछे प्राइवेसी कर्टन्स वगैरह सारे रोल अप हो जाते हैं, स्क्रीन नीचे आ जाती है, बड़ा कोई सा सीन बन जाता है। वो सब मैं कवर करूँगा और पीछे एक बॉस सीट भी है, उसका क्या यूज़ है वो भी आगे कवर करूँगा। फिलहाल अगर बात की जाए इस वाले एरिया की, तो आपको यहाँ पे सब नजर आएगा सिवाय एयरवेंट्स के। एयरवेंट्स में काफ़ी स्लीक से दिए गए हैं और इनको आप नीचे दिए गए कंट्रोल से इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। एयर फ्लो आप इसका 0 और 1 के बीच में एडजस्ट कर सकते हैं और सेंटर में इसका हेडलाइट बटन दिया गया है। अब ये आम गाड़ियों से काफ़ी तरह इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जैसे इसको मैं ऑन करता हूँ तो इसकी पूरी एम्बिएंट लाइट फ्लैश करती है, बट ऐसा नहीं है कि फ्लैश होती रहेगी और आपको अनॉय करेगी। थोड़ी देर बाद ये एम्बिएंट लाइटिंग में स्विच कर जाएगी इस तरह से, लेकिन इंडिकेटर्स भी चल रहे हैं। फिर फ्रंट से भी इसके इंडिकेटर्स का लुक काफ़ी मज़ेदार आता है और इसके अलावा यहाँ पे एक और ये फाइल जैसा आइकन दिया गया है। ये बेसिकली इसके ग्लव कंपार्टमेंट का है, जिसको मैं इलेक्ट्रॉनिकली इस तरह से ओपन कर सकता हूँ और ये भी काफ़ी लग्जरियसली ओपन होता है। खैर, इसके अलावा नीचे इसका वायरलेस चार्जर दिया गया है। कप होल्डर्स दिए गए हैं जो कि एक मदे के तरीके से ओपन होते हैं। कप होल्डर्स के आगे भी एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है, जिसकी आप थीम्स को चेंज कर सकते हैं और इसके अलावा पीछे पे इसका भी पूरा कमांड पैनल दिया गया है, जहाँ पे इसका ये ग्लास की फिनिश में एक ट्रैक पैड दिया गया है, जहाँ से आप स्क्रीन के पीछे नेविगेट कर सकते हैं। यहीं पे वॉल्यूम रॉकर दिया गया है जो कि काफ़ी प्रीमियम है और इसके अलावा इसका गेयर सेलेक्टर दिया गया है जो कि इतना छोटा सा है और एम पैक वाली गाड़ी में ये वॉल्यूम रॉकर और ये चीज़ मैट की फिनिश में है। जबकि इसके जो लग्जरी वाले वर्जन होते हैं, इससे पहले मैंने इसका X-Drive 60 का रिव्यू किया हुआ है जो कि एम पैक नहीं थी, सिंपल कार थी। उसमें इसका ये वॉल्यूम रॉकर, गेयर सेलेक्टर, सीट्स के कंट्रोल, ये सब सोरास्की के डायमंड्स जैसी लुक्स में थे। वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती थी। ये अपनी जगह अच्छी है, बट मुझे वो लुक ज़्यादा पसंद है। आपको कौन सा लुक ज़्यादा पसंद है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। बाकी गेयर सिलेक्शन इसमें P, R, N, D और B की है। P को इंगेज करने के लिए आप इसकी पार्किंग ब्रेक लगाएंगे और इसके अलावा इसमें हाइट कंट्रोल भी आता है ऑब्वियसली, तो आप इसको रेस ऑल ओवर भी कर सकते हैं। बाकी पीछे पर इसका ये सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि स्प्लिट में है। इसकी जो लेड है ये भी गर्म होती है हीटेड सीट्स के साथ। नाइस सिलेक्शन और डिटेल। बाकी इसके अलावा फिर इसके ग्लव कंपार्टमेंट के अंदर C2C पावर आउटलेट दिए गए हैं। 12 वोल्ट का चार्जिंग आउटलेट दिया गया है
और जहाँ तक बात है सीट्स की, तो ये भी क्रॉस स्टिच पैटर्न में है और ये भी काफ़ी लग्जरियस हैं। इनमें परफोरेशन दी गई है, यानी कि 5 होल्स जहाँ से यहाँ पे हवा थ्रो करती है। सीट्स हैं ये इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल, इनमें मेमोरी फंक्शंस भी आते हैं। और इसके अलावा हेड रेस्ट इस गाड़ी में थोड़े से डिफरेंट है एज कम्पेयर टू सिंपल वाली कार्स। फिर जहाँ तक बात है डोर्स की, तो ये इसके बहुत स्पेशल हैं इस तरह से कि ये डोर्स इलेक्ट्रॉनिकली ओपन होते हैं इस तरह से। और मैं जब भी बैठ के इसमें ब्रेक दबाऊंगा तो ये खुद बंद भी होगा, लेकिन तब तक जब तक ब्रेक दबाई भी है, जब छोड़ूंगा तो ये वहीं रुक जाएगा इस तरह से। रोल्स रॉयस के डोर्स भी ऐसे ही बंद होते हैं और बाय द वे रोल्स रॉयस भी इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड है। बाकी इसके अलावा मैं इस गाड़ी के चारों ही डोर्स को यहीं से ओपन कर सकता हूँ, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। ऑल एट वंस ओपन, ऑल एट वंस क्लोज, और फिर मैं यहीं से बैठ के किसी भी इंडिविजुअल डोर को भी खोल या बंद कर सकता हूँ। इसके अलावा विंडोज में चारों ही सिंगल टैप वाली हैं, ट्रंक लॉकर वगैरह सब कुछ बेसिक यहाँ पे दिया गया है, लेकिन इसके डोर्स तो इलेक्ट्रॉनिकली ओपन हो रहे हैं। बट अगर ये गाड़ी डेड हो जाए तो आप क्या करेंगे? इसके 3 रिलीज है डोर खोलने के, एक ऑटोमेटिक रिलीज जो कि मैंने पहले दिखाया, फिर एक यहाँ पे नॉर्मल रिलीज है जो कि इसको सिर्फ अनलॉक करेगा। अब आप इसको पुश हाथ से करेंगे, जैसे आप दरवाजा खोलते हैं ये गाड़ी बंद हो जाती है। और बाय द वे इसको अगर आप पुश करके हल्का सा छोड़ें तो ये बाकी का रास्ता खुद कवर करता है। अगर मैं इसको अंदर की तरफ जोर से खींच के छोड़ दूंगा तो ये बाकी खुद आएगा इस तरह से। इसी तरह अगर मैं इसको अनलॉक करके आधा छोड़ दूंगा इस तरह से तो ये बाकी खुद आगे जाएगा इस तरह से, आम गाड़ियों के डोर्स की तरह। फिर इसके अलावा अगर लेट्स सपोज कोई फीचर वर्क नहीं कर रहा, गाड़ी की बैटरी डेड हो गई है, तो फिर आप इसको कैसे अनलॉक करेंगे? फिर नीचे यहाँ पे फिजिकल रिलीज भी दिया गया है जिससे मैं इसको फिजिकली इस तरह से ओपन कर सकता हूँ। अभी आम हर गाड़ी के डोर की तरह ओपन हो रहा है। फिर इसके अलावा साउंड सिस्टम इसमें बावर्स एंड विल्किंस का है और इसमें एम्बिएंट लाइटिंग नहीं है। कुछ गाड़ी में एम्बिएंट लाइटिंग भी आती है, मेरे ख्याल से ये लोग ज़्यादा सटल है, एम्बिएंट लाइटिंग वाली लुक थोड़ी ज़्यादा फ्लैशी लगती है। डोर्स में इसकी एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है। लग्जरी के लिहाज से ये गाड़ी एस क्लास से बहुत नेक्स्ट लेवल पे है। मैंने S580 भी एक्सपीरियंस की हुई है, ये गाड़ी भी, बट जब आप इस गाड़ी में बैठते हैं तो एस क्लास आप भूल जाएंगे। एस क्लास में सिर्फ बेसिकली एम्बिएंट लाइटिंग ही रह गई है, लेकिन इस गाड़ी में उसके अलावा बाकी सब कुछ बहुत ज़बरदस्त है। बाकी जहाँ तक बात है रूफ की, तो इसमें भी इसकी एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है। इसकी जो पैनोरामिक रूफ का शेड है, जैसे कि मैंने पहले बताया, ये आगे से पीछे जाता है। यूजुअली गाड़ियों में ये पीछे से आगे आता है, बट इसमें अगर बैठ के आप इसको यूँ पीछे करते रहेंगे तो ये ओपन नहीं होगा। ओपन करने के लिए आप इसको आगे करेंगे और फिर इसका शेड ओपन होगा। रूफ का ग्लासेस के ऊपर नहीं होता, ये फिक्स ही है। इसमें ये लाइंस दी गई हैं जो कि एम्बिएंट लाइटिंग की हैं। बाकी ये रूफ ऑब्वियसली यूवी रिजेक्शन वाली है, यानी कि इससे भी बहुत ज़्यादा हीट आएगी नहीं। और रूफ ये यहाँ तक तो नॉर्मल है, लेकिन बैक पे काफ़ी स्पेशल है क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन दी गई है। जब भी मैं गाड़ियाँ रिव्यू करता हूँ तो मैं यूजुअली उस सीट पे बैठता होता हूँ, बट अभी मैं यहाँ पे इसलिए बैठा हूँ क्योंकि गाड़ी टॉप ऑफ द लाइन लॉन्ग व्हील बेस पैकेज है और ये बॉस सीट है। मोस्टली गाड़ियाँ जो लॉन्ग व्हील बेस होती है उनमें बैक पे लेफ्ट पे बॉस सीट आती है, जो कि राइट हैंड ड्राइव गाड़ी होती है, और जो लेफ्ट हैंड ड्राइव होती है उसमें राइट पे बॉस सीट होती है। खैर ये सीट सबसे स्पेशल है इस तरह से कि यहाँ पे हर वो फीचर दिया गया है जो कि ये गाड़ी ऑफर कर सकती है। इसके डोर्स में 2 छोटी स्क्रीन दी गई हैं, दोनों लेफ्ट और राइट साइड पे, जहाँ से आप इस गाड़ी के मोस्टली फीचर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। गाड़ी का मैं क्लाइमेट कंट्रोल यहीं से ऑन ऑफ कर सकता हूँ, गाड़ी की थीम्स चेंज कर सकता हूँ, रूफ को कंट्रोल कर सकता हूँ, शेयर्स अनलॉक लॉक अनलॉक कर सकता हूँ, और इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें मैं इसी स्क्रीन से कर सकता हूँ। ट्रैक्स भी यहाँ पे दिए गए हैं और ये स्क्रीन कोई आम स्क्रीन नहीं है, ये भी प्रॉपर हाई डेफिनेशन स्क्रीन है, वैसे ही जैसा कि फ्रंट पे है। ऐसे नहीं है कि बैक वाली स्क्रीन को आपको थोड़ा ज़्यादा प्रेस करना पड़े या ये थोड़ी लैगी हो, सब कुछ यहाँ पे टॉप नॉच है। बाकी सेम गोस फॉर रेयर डोर्स, यहाँ पे भी 3 रिलीज दिए गए हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक, एक नॉर्मल और फिर एक मैनुअल रिलीज भी दिया हुआ है। लेकिन ये गाड़ी टॉप ऑफ लाइन है, बट यहाँ स्क्रीन क्यों नहीं है? स्क्रीन इसलिए नहीं है क्योंकि स्क्रीन इसकी यहाँ पे ऊपर है। इसको अनलॉक करने का तरीका ये है कि स्क्रीन में डिस्प्ले का मोड दिया गया है और उस डिस्प्ले में 2 मेन्यूज हैं, एक तो टच कमांड जो कि ये है, और फिर एक थिएटर स्क्रीन। इस स्क्रीन से मैं इसको फोल्ड डाउन कर सकता हूँ, लेकिन इतना तक फोल्ड डाउन नहीं होगी जब तक अगली सीट्स पीछे हैं। इनको जब थोड़ा सा आगे करेंगे तो फिर इसको रोल डाउन होने की जगह मिलेगी इस तरह से। ये आगे जा रही है और अब नीचे आ रही है। अब इसी के साथ थिएटर मोड एक्टिवेट हो गया है और सारे प्राइवेसी कर्टन्स खुद ही फोल्ड होते जा रहे हैं। बैक वाला प्राइवेसी कर्टन ऊपर आ गया है, साइड वाले ऊपर आ गए हैं, और ड्राइविंग करते हुए ये प्राइवेसी कर्टन ऊपर ही रहेगा ताकि इसकी ब्राइटनेस में कुछ लोग डिस्ट्रैक्ट ना हो। नाइस एंड डिटेल। बाकी स्क्रीन को यूज़ करने के लिए यहाँ पे टच स्क्रीन तो दी गई है, बट ये इतनी बड़ी स्क्रीन भी टच में है। इसमें आप Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब सब कुछ यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसके साथ अपना Xbox या टीवी वाला कंसोल लगा के इस पे सब कुछ यूज़ कर सकते हैं। गेमिंग भी कर सकते हैं, टीवी वाला कंसोल लगा के यहाँ पे आप न्यूज़ भी सुन सकते हैं। और इसके अलावा इस स्क्रीन में भी 2 अलग अलग मोड्स हैं, एक तो नॉर्मल मोड जिसमें पूरी स्क्रीन आप यूज़ कर सकते हैं, फिर स्प्लिट स्क्रीन भी है। स्प्लिट स्क्रीन में यहाँ का बंदा यहाँ की चीज़ें यूज़ कर सकता है, यहाँ वाला बंदा यहाँ की चीज़ें यूज़ कर सकता है अपनी मर्जी के हिसाब से, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा यहाँ पे कैमरा भी दिया गया है जहाँ से मैं वीडियो कॉलिंग भी कर सकता हूँ। तो बेसिकली अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर लेट के सुकून से वीडियो कॉलिंग करता हुआ ट्रैवल कर सकता हूँ। और अगर ये भी काफ़ी नहीं है तो थिएटर मोड एक्टिवेट करने के बाद ये रूफ भी बंद हो जाएगी, सीट्स भी इसकी थोड़ी रिक्लाइन हो जाती हैं। अभी दोनों सीट्स थोड़ी सी लेट रही हैं, लेकिन अगर मैं इससे भी नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहूँ तो मैं ये फ्रंट सीट को आगे करके
पूरा लेट भी सकता हूँ यहाँ पे। मैं दिखाता हूँ किस तरह से। सीट्स वाले मेन्यू में जाके मैं अगर एक ये बटन दिया हुआ है जिससे बंदा लेटा हुआ है, ये प्रेस करता हूँ तो अभी फ्रंट वाली सीट काफ़ी हद तक एडजस्ट होगी, आगे जाएगी और फिर ये सीट भी लेटेगी इस तरह से। इससे पहले मैंने रेंज रोवर वोक रिव्यू किया लॉन्ग व्हील बेस वाली, बट उसमें ये वाली चीज़ नहीं आती। इसमें प्रॉपर फुट रेस्ट दिए गए हैं जो कि आपकी सीटिंग पोजीशन को एक मसाजर सीट की तरह लंबा लेटा देते हैं इस तरह से। अभी सीट तो आगे हो ही गई है, बट बैक से भी ये सीट लेटती हुई काफ़ी आगे जा रही है और आगे फुट रेस्ट भी डिप्लॉय हो गए हैं जहाँ पे मैं अपनी टांग भी इस तरह से रेस्ट कर सकता हूँ। सिर्फ यही नहीं, इसकी रेयर सीट्स को आप किसी भी तरह से एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से, लेफ्ट और राइट की सेलेक्ट करके। फिर यहाँ पे लाउंज पोजीशन दी गई है जो कि मैंने अभी बनाई हुई है ऑलरेडी, और उसके अलावा इसमें मसाजर भी आते हैं। तो बेसिकली इस गाड़ी में बैठ के आप मसाज करवाते हुए हीटेड या कूल सीट्स ऑन करके मूवी इंजॉय करते हुए लाहौर की तरफ ट्रैवल कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल से एक अल्ट्रा लग्जरी एक्सपीरियंस है रोड के लिहाज से। यूजुअली इस लेवल की लग्जरी आपको प्राइवेट जेट्स में देखने को मिलती है, लेकिन लग्जरी के लिहाज से दिस कार इज नो डिफरेंट। ये बेसिकली प्राइवेट जेट है जो कि रोड पे चलता है। बाकी यहाँ पे एक ये सेंटर कंसोल दिया गया है, इसकी भी जो ये लिड है ये भी हीटेड है। इसको ओपन करके यहाँ पे स्टोरेज कंपार्टमेंट दिया गया है जो कि मैं यूज़ कर सकता हूँ। इस स्पेसिफिक कार में ये गूगल की बेसिकली डिवाइस भी लगी हुई है जो कि इसमें बहुत सारे फीचर्स और भी इनेबल कर देती है। फिर अगर आपके फ़ोन की चार्जिंग कम है तो यहाँ वायरलेस चार्जर भी दिया गया है, या फिर अगर आपने यहाँ पे बंदा बिठाना है तो इसको आप फोल्ड करके यहाँ पे सेंटर में बंदा भी बिठा सकते हैं। बैक पे ये प्रॉपर 3 सीटर कार है। फिर इसके अलावा सीट में कूलिंग भी आती है, हीटिंग भी आती है, और इसके हेडरेस्ट के साथ ये जो अलग से एक कुशन दिया गया है ये भी काफ़ी कंफर्टेबल है। फिर रेयर पैसेंजर्स के लिए एयर वेंट्स यहाँ सेंटर में भी दिए गए हैं, पिलर्स में भी दिए गए हैं और पाँव पे भी दिए गए हैं। बाकी इसके अलावा एम्बिएंट लाइटिंग यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत दी गई है। इसी स्क्रीन से मैं गाड़ी की इंडिविजुअल ब्रांड्स को भी कंट्रोल कर सकता हूँ, वो वाली विंडो भी मैं यहीं से रोल डाउन कर सकता हूँ। और अब अगर बात कीजिए इस गाड़ी की अंडर द हूड सिचुएशन की, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको आप छेड़ सकें, तो इसलिए यहाँ पे सब कुछ ही कवर किया गया है BMW की तरफ से। सिर्फ यहाँ पे आपको इसके बोनट का मैकेनिज्म नजर आ रहा है एंड दैट्स इट। इनलेट इसमें सिर्फ एक ही है और वो है विंडशील्ड वॉशर का। बाकी यहाँ पे आप कोई भी लिक्विड नहीं डालेंगे। और जहाँ तक बात है परफॉर्मेंस फिगर्स की, तो इसमें जो बैटरी पैक आता है यह है 105 किलोवाट का। यहाँ पर टैकन खड़ी हुई है, इनमें 83 किलोवाट के आते हैं, या नॉर्मल गाड़ियाँ जो होती हैं उनमें 70-75 किलोवाट के आते हैं, जबकि इसमें 105 है और ये एक ह्यूमंगस फिगर है। और इसके अलावा ये गाड़ी आपको सिंगल चार्ज में 620 किलोमीटर दे सकती है, ये BMW क्लेम करता है। लेकिन अगर ऑन ग्राउंड रियलिटी की बात की जाए तो 105 से तकरीबन 100 या 101 किलोवाट यूजेबल है, और इसके अलावा 620 की बजाय ये गाड़ी ऑन ग्राउंड तकरीबन 550 तक की रेंज देती है, जो कि बहुत ज़बरदस्त फिगर्स हैं इस कैटेगरी के लिहाज से। BMW iX की कितनी रेंज होती है और इस गाड़ी की कितनी रेंज है, और ये BMW की टॉप रेंजेस हैं। और वैसे भी इंडस्ट्री में देखा जाए तो 600 किलोमीटर की रेंज अच्छी खासी रेंज होती है। मोस्टली गाड़ियाँ जैसे कि यहाँ पर टाइकन खड़ी हुई है या e-tron GT वगैरह, ये तकरीबन 300-350 की रेंज देती हैं एक सिंगल चार्ज में, तो ये एक अच्छा फिगर है। बाकी इसका 0 to 100 भी 4.7 है, जो कि अगेन इंसेन फिगर है इस बॉडी साइज़ के लिहाज से। फिर ये गाड़ी एक्स ड्राइव है यानी कि ऑल व्हील ड्राइव, तो इसमें पावर 54 बजाती है। 4 व्हील स्टीयरिंग भी इस गाड़ी में है, और इसके अलावा ये गाड़ी यूके EV है तो इसकी मेंटेनेंस भी ना होने के बराबर है। बाकी इसके अलावा इसमें जो चेंज होने वाले पार्ट्स होते हैं वो हैं सिर्फ इस गाड़ी के टायर्स, और इसके अलावा ब्रेक कैलिपर्स या फिर जो ब्रेक की डिस्क होती है। लेकिन टायर भी इस गाड़ी में EV वाले लगे हुए हैं। EVs के अलग टायर होते हैं जो कि थोड़े ज़्यादा रगड़ होते हैं, क्योंकि EVs के वजन भी ज़्यादा होते हैं और उनकी एक्सेलरेशन भी इंसेन होती है। तो टायर आम गाड़ियों वाले इन गाड़ियों में ज़्यादा जल्दी वेयर होते हैं, तो EV वाला टायर कंपैरेटिवली आम टायर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और ज़्यादा लंबा चलता है। बट स्टिल इस गाड़ी में तकरीबन टायर 50,000 किलोमीटर तक चल जाएंगे ईजिली, और अभी ये ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू है, ये गाड़ी भी ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू है, तो 50-60,000 किलोमीटर तक ये गाड़ी बिल्कुल ट्रबल फ्री है। इसके अलावा बाकी बोर्ड इस गाड़ी का हाइड्रोलिक्स ओपन होता है, यहाँ इंसुलेशन दी गई है। और अब अगर बात कीजिए इसके टायर साइज की, तो इसमें टायर साइज जो है ये है 155, 40 और 21 आगे, और पीछे 285, 35 और 21। पिछला टायर बहुत ज़्यादा वाइड है क्योंकि ऑब्वियसली इसकी ज़रा पावर बैक पे जाती है, और फ्रंट व्यू स्टीयरिंग होता है तो बहुत ज़्यादा चौड़ा टायर स्टीयरिंग को थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। इसमें आगे टायर कम चौड़ा है। बाकी ये M पैकेज वाला रिम है। टायर्स का ये Pirelli P0 है जो कि ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू है, और इसके अलावा इसमें फिर यहाँ पे कुछ एक डक्ट्स दिए गए हैं जहाँ से गाड़ी फ्रंट से हवा अंदर करके साइड से बाहर करती है। फिर जैसा कि मैंने बताया इसमें ऑल व्हील स्टीयरिंग है, इसके डिस्क और उसके अलावा रोटर जो है ये ज़्यादा बड़े हैं क्योंकि ये M पैकेज है ऑब्वियसली, और इसके अलावा इसमें हाइट कंट्रोल भी आता है, तो आप इसको ऑल ओवर भी कर सकते हैं मोस्टली ऑब्स्टिकल्स को क्लियर करने के लिए। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।